सो वेलकम बैक अगेन। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि हमारा लेक्चर 2 रहेगा रिगार्डिंग यूनिट 1 दैट इज़ हमारा रेडियो कम्युनिकेशन एंड इसी लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। नाउ देखिए अगर आप सिलेबस पे जाओगे जो आपका ये वाला चैप्टर है या फिर ये वाला यूनिट है दैट इज़ रेडियो कम्युनिकेशन। रेडियो कम्युनिकेशन में जो स्पेशली ये वाला पार्ट है एएम मॉड्यूलेटर, एफएम मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेशन या फिर बैंड विड्थ का भी मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया है, या फिर एएम एप्लीकेशन, एफएम एप्लीकेशन, देन सुपर हिट्रोडाइन रिसीवर क्या होता है। अच्छा, एएफ, आईएफ, आरएफ ये जो है ये आपका आकिब सर कवर कराएंगे। एंड मे बी क्या इसमें तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कवर कराई हैं। नाउ इसमें स्पेशली आपका सुपर हिट्रोडाइन बचता है, देन आपका जो आईएफ है वो यहाँ पे बचता है क्योंकि एएफ एंड आरएफ उन्होंने कवर कराया है। नाउ बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो इसमें मैं ख़त्म करूँगा। दैट इज़ मॉड्यूलेशन हम देखेंगे, एएम मॉड्यूलेशन, एफएम मॉड्यूलेशन, फिर हम बेसिकली इसमें देखेंगे जो रेडियो वेव प्रोपगेशन हमारे पास है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। नाउ ये जो चैप्टर है आपका या फिर ये जो यूनिट है आपका यूनिट 3, इसमें मैं आपको ये टॉपिक कवर कराऊंगा दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, स्पेशली आपका यूपीएस, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर एंड एसएमपीएस, स्पेशली इनकी वर्किंग हमें देखनी है। ये सब हम कवर करेंगे। एंड यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ मिसिंग है हमारा दैट इज़ कॉपर लॉस, इसकी एप्लीकेशन एंड वोल्टेज बिल्टअप, ये भी मैं उसी वीडियो में आपको कवर कराऊंगा। सो उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद हमारा मॉक सेशन होगा। आप अच्छे से मॉक सेशन अटेंड करना, उसमें आपको 100 एमसीक्यूज़ मिलेंगे। एंड मॉक सेशन में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो हमने देखे होंगे, बट जब आप टोटली क्वेश्चंस पे जाओगे वो मिक्सअप क्वेश्चंस होंगे, नए क्वेश्चंस भी होंगे। उसमें आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि जो आपने पढ़ा है क्या वो आपको याद हुआ है, एंड क्या आपसे ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, क्या आपको ऑब्जेक्टिव देख के वो जो कॉन्सेप्ट है या वो जो थ्योरी आपने पढ़ी है वो स्ट्राइक हो रही है कि नहीं हो रही है। सो डू अटेंड दी मॉक सेशन। एंड नाउ बिफोर गोइंग इनटू द मॉड्यूलेशन या फिर रेडियो वेव प्रोपगेशन, आपको ये तो पता होना चाहिए कि रेडियो वेव्स हमारे पास क्या होती हैं। नाउ आकिब सर ने आपको अच्छे से पढ़ाया है कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स हमारे पास क्या होती है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उन्होंने दिखाया, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उन्होंने दिखाई, उनकी प्रोडक्शन कैसे होती है, स्पेशली जो हमारे पास एक्सेलरेटेड चार्जेस होती हैं ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है। ऑलरेडी मैंने आपको ये पढ़ाया भी है कि जो हमारे पास एक्सेलरेटेड चार्जेस होंगी, जब चार्जेस एक्सेलरेट करेंगी तब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है। एंड फिर उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी आपको बताया होगा, उसी का एक पार्ट हमारे पास है रेडियो वेव्स। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हमारे पास होता है वो बेसिकली क्या होता है, अरेंजमेंट किनका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, स्पेशली अकॉर्डिंग टू दियर वेव लेंथ या फिर अकॉर्डिंग टू दियर फ्रीक्वेंसी। उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमारे पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स हैं, लाइक रेडियो वेव्स हमारे पास हैं, एवर एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड। सो बेसिकली उनका क्या हमारे पास होता है, उनका अरेंजमेंट स्पेशली अकॉर्डिंग टू दियर वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। नाउ थोड़ी बहुत यहाँ पे हम हिस्ट्री की बात करेंगे रेडियो वेव्स से रिलेटेड। देखिए अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें इन जनरल जितनी भी हमारे पास हैं, अच्छा इसके बारे में ये तो आपको पता होना चाहिए कि इट वाज मैक्सवेल कि जिसने पहली बार क्या किया, जिसने पहली बार प्रिडिक्ट किया, मैक्सवेल ने पहली बार किया, यानी कि ही इज़ फर्स्ट टू प्रिडिक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रिडिक्ट किया। इसके बाद आते हैं हर्ट्स। अगर हम हर्ट्स की बात करें, जो हर्ट्स हैं भाई साहब, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली या फिर इन्होंने बेसिकली डिस्कवर किया। इन्होंने क्या किया, आप ये मानोगे, इन्होंने बेसिकली क्या किया, डिस्कवर किया किनको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। एंड इन्होंने बेसिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। एंड हर्ट्स ही हैं वो जिन्होंने क्या किया, हमारे पास ट्रांसवर्स नेचर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन्होंने शो किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास हैं उनका कौन सा नेचर है, हमारे पास ट्रांसवर्स नेचर। किन्होंने मेंशन किया, हर्ट्स ने। अच्छा पहली बार किन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारे पास हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रेडिक्ट पहली बार किया मैक्सवेल ने। अच्छा हर्ट्स ने क्या किया, हर्ट्स को हम देते हैं मानते हैं कि इन्होंने इसको डिस्कवर किया बिकॉज इन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए एंड इन्होंने प्रूव किया, फिर इन्होंने ही ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया। देन अगर हम थर्ड वन की बात करें, जो हमारे पास तीसरा बंदा है यहाँ पे, दैट इज़ मार्कोनी।
अगर हम मार्कोनी की बात करें, जो रेडियो वेव्स हमारे पास हैं, रेडियो वेव्स की अगर मैं बात करूं स्पेशली, रेडियो वेव्स को पहली बार या फिर अगर हम फर्स्ट टेलीग्राफी सिस्टम की बात करें, जो पहला टेलीग्राफी सिस्टम है जिसने रेडियो वेव्स का यूज़ किया, वो किन्होंने बनाया? वो बनाया मार्कोनी ने। यानी कि मार्कोनी वाज फर्स्ट टू बिल्ड टेलीग्राफी सिस्टम बेस्ड ऑन रेडियो वेव्स। किन्होंने? मार्कोनी ने। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। सो अगर स्पेशली रेडियो वेव्स की बात की जाए, रेडियो वेव्स का मेन क्रेडिट किनको जाता है? रेडियो वेव्स का मेन क्रेडिट जाता है मार्कोनी को। ये आपको याद रखना है। नाउ अगेन, रेडियो वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव्स आपसे बन सकते हैं। प्रोडक्शन की बात करें, एंड जो पीडीएफ वगैरह हमने आपको दी है उस पर टोटली डिपेंड नहीं रहना। आपको लेक्चर देखना है, फिर आपको पीडीएफ पढ़नी है, क्योंकि कुछ चीज़ें देखिए ज्यूरिंग लेक्चर कुछ चीज़ें टीचर को याद आती हैं जो कि पीडीएफ में नहीं होती हैं, एंड जो कि एक्स्ट्रा नॉलेज होती है या फिर कुछ और होता है या फिर आपके सिलेबस से कनेक्टेड चीज़ होती है, मे बी वो ही एग्ज़ाम में कल को आए जो टीचर ऑरली आपको बताए। नाउ प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्शन आप सिंपली बोलोगे एक्सेलरेटेड चार्ज से हमारे पास क्या बनी? एक्सेलरेटेड चार्ज से हमारे पास किनका प्रोडक्शन हुआ? रेडियो वेव्स का। नाउ सभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनका जो प्रोडक्शन है या फिर वो कैसे प्रोड्यूस हुई? सभी एक्सेलरेटेड चार्ज से प्रोड्यूस नहीं हुई, कुछ ऑसिलेटिंग चार्ज से भी प्रोड्यूस हुई। अच्छा, कुछ एक्साइटेशन ऑफ एटम से भी प्रोड्यूस हुई है, कुछ सन से भी प्रोड्यूस हुई। लाइक हमारे पास अल्ट्रावायलेट की अगर हम बात करें वो सन से प्रोड्यूस होती हैं। विजिबल की अगर हम बात करें वो बेसिकली एक्साइटेशन ऑफ एटम से प्रोड्यूस होती हैं। ये सब मैंने बेसिकली फॉरेस्टर के एग्जाम में इन डेप्थ पढ़ाया है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें अलग चैप्टर पढ़ना था। अच्छा, माइक्रोवेव्स की अगर हम बात करें, ऑसिलेटिंग चार्ज से वो प्रोड्यूस होती हैं। बट आपको हमेशा याद रखना है, जो रेडियो वेव्स होती हैं वो एक्सेलरेटेड चार्ज से क्या होती हैं? प्रोड्यूस होती हैं। कौन? रेडियो वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन जनरल, वो भी खुद से एक्सेलरेटेड चार्ज से ही प्रोड्यूस होती हैं। नाउ वेवलेंथ की अगर हम बात करें, जो रेडियो वेव्स हमारे पास हैं, इनकी जो जनरल वेवलेंथ हमारे पास है, इट इज़ जनरली ग्रेटर देन 0.1 मीटर। 0.1 मीटर के ऊपर इनकी वेवलेंथ होती है हमारे पास। एंड जो फ्रीक्वेंसी है इनकी, इट इज़, मैं जनरल रेंज यहाँ पे बता रहा हूँ, इट मे वैरी, इट इज़ 5 × 10⁵ हर्ट्ज़ टू 10⁹ हर्ट्ज़। ये बेसिकली इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है, किनका? जो रेडियो वेव्स हमारे पास है। अच्छा, एप्लीकेशन या फिर यूज़, सिंपली आप बोलोगे रेडियो वेव्स की एप्लीकेशन या फिर यूज़, बताइए यूज़ या फिर एप्लीकेशन कहाँ पे है इनकी? अच्छा, सिंपली आप बोलोगे टेलीविज़न सिग्नल में, या फिर आप बोलोगे रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में इनका यूज़ हमारे पास है, या फिर रेडियो एस्ट्रोनॉमी में, रेडियो एस्ट्रोनॉमी में हमारे पास किन की एप्लीकेशन है? हमारे पास सिंपली रेडियो वेव्स की एप्लीकेशन है। सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, किन के रिलेटेड? रेडियो वेव्स के रिलेटेड यहाँ पे। नाउ आगे हम बात करेंगे बेसिकली यहाँ पे मॉड्यूलेशन की। मॉड्यूलेशन की हम बात करेंगे यहाँ पे, जो ऑलरेडी आपने देखा हुआ भी है, हाँ, क्योंकि आकिब सर ने ये बेसिकली आपके साथ डिस्कस किया हुआ है एंड पढ़ाया हुआ भी है, बट स्टिल यहाँ पे आपका रिवीजन भी होगा। नाउ मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करें, बेसिकली मॉड्यूलेशन की नीड हमें क्यों पड़ती है? अगर हम नीड की बात करें, पहली मॉड्यूलेशन की नीड हमें क्यों पड़ती है? मॉड्यूलेशन की नीड हमें इसलिए पड़ती है, अगर हमें बेसिकली जो रेंज होता है, अगर हमें जो रेंज हमारे पास है, रेंज ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि रेंज हमारे पास क्या होता है। अगर हमें रेंज को बढ़ाना है, रेंज को इंक्रीज़ करना है, सो हमें बेसिकली सिग्नल का रेंज जो है वो बढ़ाना है। सो इसके लिए हमें मॉड्यूलेशन की नीड होगी। दूसरी बात, हमें अगर जो एंटीना हमारे पास है, एंटीना की अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास एंटीना है, अगर हमें एंटीना की हाइट, अगर हमें एंटीना की हाइट रिड्यूस करनी है, इसके लिए भी हमारे पास किसकी नीड हमारे पास है? इसके लिए भी हमारे पास मॉड्यूलेशन की नीड है। अब कैसे यहाँ पे एंटीना, कैसे यहाँ पे लॉजिक बैठता है? देखिए, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, जो ह्यूमंस की अगर मैं बात करूँ, ह्यूमंस में आपने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, जो हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, इट इज़ 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़, या फिर मैं लिखूँगा इट इज़ 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, या फिर इसी को हम बोलते हैं 20 किलो हर्ट्ज़। इसी को हम बोलते हैं क्या? 20 किलो हर्ट्ज़। ये तो आपको बेसिकली पता होगा। नाउ देखिए, हमारे पास जो इक्वेशन है फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है C/λ। फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास होती है C/λ, एंड लैम्बडा की अगर मैं बात करूं, दैट इज़ वेवलेंथ हमारे पास, वो होती है C/λ
न्यू हमारे पास दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। अच्छा सी हमारे पास क्या है, ये तो कांस्टेंट हमारे पास होता है, ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज इट इज़ 3 × 10⁸, यानी कि दिस इज स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में 3 × 10⁸। अच्छा नाउ अगर मैं फ्रीक्वेंसी इसमें, चलिए अगर मैं 20,000 हर्ट्स यहाँ पे उठा के फ्रीक्वेंसी रखूँ, या फिर इसका बीच वाला भी वैल्यू कुछ 10,000 5,000 फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम वैल्यू रख के देखते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 0 कितने मैंने लिए 5। सो दिस इज 20,000, यहाँ पे दिस इज यहाँ पे 20,000। सो देखिए दिस इज 3 × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ में इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 × 10⁻⁴ लिख सकता हूँ, है ना। ना होगा क्या, ये और ये गया, 3/2, 3/2 हमारा कितना बनेगा, 3/2 हमारे पास होता है 1.5। सो 1.5 इंटू यहाँ पे 10⁻⁻, 10 × 1 × 10⁻³ अगर मैं इसको लिखूंगा, क्योंकि ये हमारे पास वेवलेंथ किस में आएगी, ये बेसिकली हमारे पास मीटर में आएगी। इतनी वेवलेंथ हमारे पास अभी किस में है, मीटर्स में है। नाउ इसी को अगर मैं किलोमीटर्स में कन्वर्ट करूंगा, सो ये 10⁻³ मुझे उठाना होगा, 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई देना होगा 1.5 के साथ, सो दिस विल बिकम 15 किलोमीटर। समझ में आया होगा, इतनी कैलकुलेशन तो आपके पास होगी। सो दिस इज़ 15 किलोमीटर। सो ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 20,000 हर्ट्स, सो वेवलेंथ जो हमारे पास निकल के आ रही है दैट इज़ 15 किलोमीटर, दैट इज़ यहाँ पे 15 किलोमीटर हमारे पास वेवलेंथ निकल के आ रही है। नाउ देखिए अगर मैं एंटीना की बात करूँ, एंटीना में जो जनरल लेंथ हमारे पास होती है, लेंथ की इक्वेशन, जनरल लेंथ की इक्वेशन, इट इज़ बेसिकली L = λ/2। कितना होता है, L = λ/2। लैम्बडा मैंने कितना निकाला, 15 किलोमीटर, 15/2 ये बेसिकली कितना बनेगा, 7.5 किलोमीटर। आप ध्यान दीजिए एंड लॉजिक लगाइए कि जो हमारे पास ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। नाउ अगर मुझे एक एंटीना बनाना है, जिसको ट्रांसमिट, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मुझे एक एंटीना बनाना है जिसको ट्रांसमिट करनी है रेडियो वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी की, 20,000 हर्ट्स। बताइए मुझे साइज ऑफ एंटेना कितना लग रहा है, 7.5 किलोमीटर। आप खुद इमेजिन करिए कि 7.5 किलोमीटर का एंटीना कितना बड़ा बनेगा। या फिर कहीं जगह फॉर एग्जांपल अगर मैंने 20,000 रेडियो जो फ्रीक्वेंसी है वो ट्रांसमिट नहीं करनी है, मुझे लेट 10,000 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करनी है, क्या करनी है, 10,000। सो इस केस में ये डबल हो जाएगा, दिस विल बी 15 किलोमीटर। जो हमारे पास लेंथ है वो 15 हो जाएगी, यानी कि जितना नीचे आप वैल्यू कम लोगे फ्रीक्वेंसी का, उतना जो लेंथ ऑफ एंटीना है या फिर हाइट ऑफ एंटीना जो है वो बढ़ेगा हमारे पास, बढ़ेगा। सो इसीलिए अगर हमें इतनी फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करनी है, हमें 7.5 किलोमीटर का एंटीना लग रहा है। इसीलिए बेसिकली हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं, ताकि जो हाइट ऑफ एंटीना है वो रिड्यूस हो जाए एंड हमारे पास जो एफिशिएंट ट्रांसमिशन या फिर रिसेप्शन के लिए हमारे पास लेंथ होती है, या फिर हाइट, आप इसको हाइट ही मानिए किसकी, एंटीना की, दैट इज़ इक्वल टू बेसिकली L = λ/4। सो इसका भी हम हाफ करते हैं, यानी कि जो हमारे पास जनरल लेंथ होती है या फिर हाइट होती है एंटीना की, दैट इज L = λ/2, इसको हम रिड्यूस करते हैं, यानी कि इसका आधा करते हैं। सो इट बिकम्स कितना, L = λ/4। सो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, दिस इज फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन, एफिशिएंट ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन के लिए, या फिर आप इन शॉर्ट बोलोगे एफिशिएंट रेडियो कम्युनिकेशन के लिए आपको कितनी लेंथ चाहिए या फिर हाइट चाहिए एंटीना की, इट इज़ λ/4। आपको समझ में आया होगा, आपको λ/4 चाहिए। सो बेसिकली यही नीड्स हमारे पास होती है मॉड्यूलेशन की, इसीलिए हम मॉड्यूलेशन करते भी हैं ताकि रेंज बढ़े। दूसरा, एंटीना की हाइट हमारे पास क्या हो जाए, एंटीना की हाइट हमारे पास रिड्यूस हो जाए। तीसरा पॉइंट हमारे पास जो फ्रैक्शनल बैंड विड्थ है, फ्रैक्शनल बैंड विड्थ को हम क्या कर पाएँ, फ्रैक्शनल बैंड विड्थ को भी हम रिड्यूस कर पाएँ, जो मैंने आपको बैंड विड्थ का कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में दिया था। फोर्थ, जो सिग्नल्स हमारे पास हैं उनकी मिक्सिंग को अवॉइड करें, मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स जो हमारे पास हैं
इनको क्या करना है, इनको अवॉइड करना है, यानी कि एफिशिएंट ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन हमें कराना है। एंड सिंपली जो हमारे पास रिसेप्शन है, यानी कि ट्रांसमिट किया हमने सिग्नल ट्रांसमिट की, सो हमें क्या होना चाहिए, जो रिसेप्शन वाला बंदा है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो हमें क्या करनी है, जो क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन है वो इम्प्रूव करनी है, क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन जो हमारे पास है वो इंक्रीज करनी है। एंड ये सब चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं बाय मॉड्यूलेशन। सो दिस इज बेसिकली दी नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। एंड यहाँ से ही आपके ऑब्जेक्टिव्स डेफिनेटली बनेंगे। आपसे बोला जाएगा कि क्यों हम मॉड्यूलेशन करते हैं। अभी तो हम मॉड्यूलेशन पे नहीं आए, मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन हमने नहीं देखी कि मॉड्यूलेशन होती क्या है। ये बेसिक आइडिया देने के लिए कि मॉड्यूलेशन हमें बेसिकली क्यों करनी होती है, मॉड्यूलेशन हमें क्यों करनी होती है। अच्छा, रेंज की अगर मैं बात करूँ, रेंज का लॉजिक आप कहाँ से लोगे, रेंज का लॉजिक आप सिंपली ऐसे लोगे, फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, आपको कोई लाइटर चीज़, आपको कोई लाइटर चीज़ जो है, लाइटर चीज़, या फिर आप ये मानिए पेपर, आपको क्या करना है, पेपर को आपको आगे फेंकना है, पेपर को आपको लेट 10 मीटर डिस्टेंस तक फेंकना है हॉरिजॉन्टली। क्या आप इसको फेंक पाओगे? नहीं, आप इसको नहीं फेंक पाओगे। नाउ आप क्या करते हो, आप पेपर को क्या करोगे, फॉर एग्जांपल पेपर को अगर आप क्या लोगे, कॉपी में लोगे, अगर आप फुल कॉपी को लोगे। अब अगर आप फुल कॉपी को लोगे, इसका वेट जो होगा वो इंक्रीज होगा हमारे पास। ये जो पेपर है आपने इसको किस में डाला, एक कॉपी में, यानी कि ऐसे फुल कॉपी आपने इसको बनाया। फिर अगर आप इसको फेंकोगे कहीं दूर, यानी कि 10 मीटर डिस्टेंस आपको इसको फेंकना, ये ईजिली जाएगा। नाउ ये जो लाइटर पेपर है, आपने इसको बेसिकली क्या किया, आपने बेसिकली इसको यहाँ पे एक बेसिकली आप ये मानिए, आपने इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इन शॉर्ट, या फिर आपने इसको अलग से यहाँ पे एक आप ये मानिए जैसे एक कैटलिस्ट हमारे पास होता है, एक कैटलिस्ट इसको दिया ताकि ये जो पेपर हमारे पास है ये ज़्यादा डिस्टेंस तक जाए, ये ज़्यादा डिस्टेंस तक जाए। या फिर फॉर एग्जांपल पेपर आप रैप करोगे, किस में, पेपर आप रैप करोगे, या फिर एक स्टोन आप लोगे, इस स्टोन के ऊपर पेपर आप रैप करोगे, फिर आप इसको दूर फेंकोगे, ये पेपर अब ईजिली जाएगा, ये पेपर ईजिली जाएगा। सो इन दी सेम वे हमारे पास सेम चीज़ होती है किसके साथ, मैसेज सिग्नल के साथ। जो मैसेज सिग्नल हमारे पास होती है, मैसेज सिग्नल आप ये मानिए कि मैसेज सिग्नल हमारे पास एक सिंगल पेपर है, ये एक सिंगल पेपर है, ये खुद से इतनी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएगा। या तो हमें इसको किस में डालना होगा, कॉपी में, या तो हमें इसको कॉपी में डालना होगा, या फिर स्टोन के साथ रैप करना होगा, फिर ये दूर जाएगा, फिर ये दूर जाएगा। एंड जो हमारे पास कैरियर सिग्नल है, जो हमारे पास कैरियर सिग्नल है यहाँ पे, वही कॉपी का काम करता है या फिर इस टोन का काम करता है। यानी कि जो मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचा देता है, मैसेज सिग्नल को प्रॉपरली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचा देता है। यही बेसिकली किस में होता है, मॉड्यूलेशन में। सो मॉड्यूलेशन इज़ नथिंग, इट इज़ सिंपली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं, जो सिग्नल, ध्यान दीजिएगा, जो सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं, सिग्नल ट्रांसमिटेड, जो सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं, इसको हम बेसिकली करते हैं बाय यूजिंग ए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, कैरियर या फिर कैरियर वेव आप बोलिए, वट एवर। सो एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव का यूज़ हम करते हैं मॉड्यूलेशन में, ताकि हमारे पास जो सिग्नल है वो अच्छे से ट्रांसमिट हो जाए। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर एफिशिएंटली हमारे पास जो सिग्नल है, स्पेशली कौन सी सिग्नल, मैसेज सिग्नल, वहाँ तक पहुँचे। सो इसी चीज़ को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, या फिर इसी फिनोमेना या फिर इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। एंड ड्यूरिंग मॉड्यूलेशन हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बेसिकली कैरियर वेव होती है, जो हमारे पास कैरियर वेव होती है, ध्यान दीजिएगा, ये जो कैरियर वेव हमारे पास होती है, इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं, इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी वेव हो, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास कोई भी वेव हो, इसमें 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ तो होती ही होती हैं। क्या, एम्पलीट्यूड हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हमारे पास, या फिर फेज हमारे पास। एम्पलीट्यूड ए, फ्रीक्वेंसी न्यू, फेज फाई, ये 3 चीज़ें तो किसी वेव में भी हमारे पास होती हैं। बेसिकली आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, क्लास 11th में भी आपने जब ऑसिलेशन एंड वेव्स पढ़ी होंगी, ये 3 प्रॉपर्टीज़ तो वेव में होती हैं। नाउ
इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज़ में से हम किसी एक को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एट अ टाइम। फॉर एग्जांपल मैंने अगर एम्पलीट्यूड चेंज किया, मैंने क्या किया एम्पलीट्यूड, बट किसका हम करेंगे, कैरियर वेव का। ध्यान दीजिएगा मैसेज सिग्नल के साथ कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा 2 चीज़ें हमारे पास हैं, वन इज मैसेज सिग्नल या फिर मैसेज वेव भी आप इसको बोल सकते हैं, दूसरा हमारे पास है कैरियर सिग्नल। मैसेज सिग्नल जो आपको पहुंचानी है ट्रांसमीटर टू रिसीवर। नाउ ये जो मैसेज सिग्नल हमारे पास है इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा नो मॉडिफिकेशन, इसमें हमारे पास कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगी ड्यूरिंग मॉड्यूलेशन। एंड मॉडिफिकेशन जितनी भी हमारे पास होगी वो किसके ऊपर होगी, वो हमारे पास मॉडिफिकेशन होगी कैरियर सिग्नल की या फिर कैरियर वेव की, इसी की हम मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन अब हम कैसे कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बोला 3 चीज़ें किसी भी वेव में आपको मिलेंगी, 3 प्रॉपर्टीज, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। नाउ अगर हम एम्पलीट्यूड को क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड को चेंज करेंगे, अगर हम एम्पलीट्यूड को चेंज करेंगे सो वो जो मॉड्यूलेशन हमारे पास है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाएगी। अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज की, वो जो मॉड्यूलेशन मेरे पास है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाएगा। अगर मैंने फेज चेंज किया, वो जो मॉड्यूलेशन हमारे पास है वो फेज मॉड्यूलेशन कहलाएगा। बट फेज मॉड्यूलेशन जनरली ना तो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है ना तो है ही, बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा हायर कॉन्सेप्ट होता है। सो इतनी चीज़ आपको बेसिकली क्या करनी है, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे। एंड यहीं पे देयरफॉर आप याद रखोगे कि हम बेसिकली क्या करते हैं, जो करियर सिग्नल है बेसिकली इसी में मॉडिफिकेशन करते हैं, इसी में मॉडिफिकेशन करते हैं। एंड मैसेज सिग्नल जो हमें पहुंचानी है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लो फ्रीक्वेंसी वेव होती है, ये हमारे पास क्या होती है, लो फ्रीक्वेंसी वेव। इसी के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, एक कैटलिस्ट, इसको फोर्स, पीछे से फोर्स करने के लिए, इसको ड्राइव करने के लिए हमारे पास जिस चीज़ की नीड होती है या फिर जिस वेव की नीड होती है दैट इज़ कैरियर वेव, जो कि हमारे पास क्या होती है, जो कि हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है। ये ऑब्जेक्टिव्स आपसे डेफिनेटली बनेंगे, जो हमारे पास क्या होती है, एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है। सो हम किसके साथ जाते हैं, हम कैरियर सिग्नल या फिर कैरियर वेव के साथ जाते हैं, इसी में मॉडिफिकेशन करते हैं, या तो एम्पलीट्यूड या तो फ्रीक्वेंसी या तो फेज इसका। एंड यहीं पे हमारे पास फिर टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन निकल के आते हैं, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन निकल के आते हैं। सो मॉड्यूलेशन की पहली डेफिनेशन तो आपने देखी कि हमें सिग्नल ट्रांसमिट करना है यूजिंग ए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, ये हमारे पास पहली डेफिनेशन बनती है मॉड्यूलेशन की। दूसरी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, ये तो पहली डेफिनेशन। नाउ अगर मैं दूसरी डेफिनेशन की बात करूं, यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो मॉड्यूलेशन हमारे पास है, मॉड्यूलेशन इज सिंपली प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सम कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि प्रोसेस ऑफ चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। बट याद रखिएगा कौन सी वेव, कैरियर वेव। अच्छा, अब क्या क्या आप चेंज करोगे, ऑब्जेक्टिव्स में आपसे पूछा जाएगा। आप बेसिकली एम्पलीट्यूड चेंज करोगे, आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, आप फेज चेंज करोगे। या तो आप एम्पलीट्यूड चेंज करोगे या तो फ्रीक्वेंसी या तो फेज चेंज करोगे। किसका, कैरियर वेव का, किसका, कैरियर वेव का। बेसिकली किसके अकॉर्डिंग में, जो आपके पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल होती है उसके इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के अकॉर्डिंग में आप क्या करोगे, इसको चेंज करोगे। अच्छा, एक और डेफिनेशन आप यहाँ पे बता सकते हो किसकी, मॉड्यूलेशन की, कि मॉड्यूलेशन हमारे पास क्या होती है, मॉड्यूलेशन हमारे पास एक मिक्सिंग होती है, जिसमें हम किसकी मिक्सिंग करते हैं, जो हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होती है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होती है, एंड हमारे पास जो कैरियर सिग्नल होती है या फिर कैरियर वेव हमारे पास होती है, इनकी मिक्सिंग ऑकर करती है। कैरियर वेव या फिर कैरियर सिग्नल, इनकी मिक्सिंग ऑकर करती है। सो इट इज़ ए मिक्सिंग प्रोसेस। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो हमारे पास मॉड्यूलेशन है वो एक मिक्सिंग प्रोसेस है। या फिर एक और डेफिनेशन हमारे पास बनेगी कि जो मॉड्यूलेशन हमारे पास है, मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को क्या करते हैं, एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है AF। ऑडियो फ्रीक्वेंसी को अगर आपको कन्वर्ट करना है किस में, रेडियो फ्रीक्वेंसी में। सो एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कन्वर्ट करना किस में, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में।
यानी कि फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, AF यानी कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी को किस में कन्वर्ट करते हो, आप ऑडियो फ्रीक्वेंसी को रेडियो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हो फॉर बेटर ट्रांसमिशन। इस चीज़ को भी हम मॉड्यूलेशन बता सकते हैं। सो ये हमारे पास है अलग अलग डेफिनेशंस मॉड्यूलेशन की, आपके एग्जाम में कोई भी एक पूछी जा सकती है। पहली डेफिनेशन यहाँ पे कि मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन हमारे पास यूज होता है किसमें, सिग्नल ट्रांसमिशन में, एंड यूजिंग ए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। ये तो पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, ये एक प्रोसेस हमारे पास है जिसमें हम वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करते हैं, स्पेशली कौन से वेव के, कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। या फिर जो हमारे पास मॉड्यूलेशन है, इट्स अ मिक्सिंग प्रोसेस जिसमें हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर वेव या फिर कैरियर सिग्नल को क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं। या फिर मॉड्यूलेशन हमारे पास प्रोसेस होती है जिसमें हम लो फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी में, या फिर हम क्या करते हैं बेसिकली ऑडियो फ्रीक्वेंसी को रेडियो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आया होगा। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट दी बेसिक्स या फिर डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन एंड नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। तो आपने पहले ही देखा क्यों नीड हमारे पास है। नाउ पहले टाइप की हम बात करें, दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमारे पास। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमारे पास, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करें, अच्छा फ्रीक्वेंसी तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है। फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको बोला कि जो हमारे पास मैसेज सिग्नल है या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी इसको हम बोलते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या फिर मैसेज सिग्नल या फिर मैसेज सिग्नल, ये जो हमारे पास है ये एक लो फ्रीक्वेंसी वेव होती है, ये एक लो फ्रीक्वेंसी वेव होती है। एंड अगर हम ऑन द बेस ऑफ फ्रीक्वेंसी इनको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे आप समझिए, एंड जो कैरियर सिग्नल हमारे पास होती है इट इज़ हाई फ्रीक्वेंसी वेव। ये हमारे पास क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव, दिस इज लो फ्रीक्वेंसी वेव। ये क्या है, LF, लो फ्रीक्वेंसी वेव, ध्यान दीजिएगा। नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं मैसेज सिग्नल को लूँ, लेट इसमें हमारे पास क्या बन रही है, एक फुल वेव बन रही है। इसमें हमारे पास लेट इतने टाइम में क्या बन रही है, एक फुल वेव बन रही है। सो देयरफॉर इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास 1 होगी, यानी कि फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में एक वेव हमारे पास बन रही है, एंड इसकी जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी वो होगी 1। लेट नाउ अगर मैं इसकी बात करूं, लेट इसमें एक वेव, दूसरी कंप्लीट वेव, तीसरी कंप्लीट वेव, चौथी कंप्लीट वेव, पांचवी कंप्लीट वेव यहाँ तक बनी इतने ही टाइम में। सो देयरफॉर इसकी फ्रीक्वेंसी हम बनेंगे, हाँ बताएंगे यहाँ पे, इट इज़ 5। सो देयरफॉर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड करियर सिग्नल यानी कि मैसेज सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल में क्या डिफरेंस है, ऑन द बेस ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो हमारे पास मैसेज सिग्नल है वो हमारे पास क्या होती है, लो फ्रीक्वेंसी वेव, एंड जो कैरियर सिग्नल हमारे पास है दैट इज़ हाई फ्रीक्वेंसी वेव। एंड यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारे पास मैसेज सिग्नल है उसमें फॉर एग्जाम्पल इतने टाइम में, लेट इट इज़ t इक्वल टू 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, 1 सेकंड। यहाँ पे ऊपर 1 सेकंड में एक वेव बनी, बट यहाँ पे 1 सेकंड में 5 वेव्स बनेगी। देयरफॉर इसकी फ्रीक्वेंसी हम बोलेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज़ 1। यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 1 यहाँ पे। नाउ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सिंपली आपको क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, हमारा एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड विल वैरी, या फिर एम्पलीट्यूड बोलिए, एम्पलीट्यूड जो होगा यहाँ पे वो वैरी करेगा। जो एम्पलीट्यूड यहाँ पे होगा वो वैरी करेगा, जो फ्रीक्वेंसी फेज है उनको हम कांस्टेंट रखेंगे, बट जो एम्पलीट्यूड होगा वो वैरी करेगा। किसका वैरी करेगा, जो हमारे पास कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे वैरी करेगा। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, बाकी चीज़ें हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास है लेट मैसेज सिग्नल, ये मेरे पास है मैसेज सिग्नल, ये मेरे पास है मैसेज सिग्नल, एंड मैसेज सिग्नल ही आपको पता है यही हमारे पास क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है, यही हमारे पास इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है। नाउ ये इसका यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल है, एंड ये इसका बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल है। सो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। नाउ हमारे पास करियर वेव या फिर कैरियर सिग्नल भी होगी, करियर वेव या फिर करियर सिग्नल भी हमारे पास होगी,
एंड लेट इसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम वेवलेंथ, दिस इज ए एम पॉजिटिव, एंड इस साइड हमारे पास क्या होगा, माइनस ए एम, बाकी खास कुछ नहीं है, यानी कि ये दिस इज एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वेवलेंथ हमारे पास। सो इसका नाउ देखिए, ये जो हमारे पास होगी लेट लेट ध्यान दीजिएगा, लेट इसमें मैं बनाऊंगा, लेट एक वेव मैंने बनाई, फिर मैंने दूसरी वेव बनाई, फिर मैंने तीसरी, फिर मैंने यहाँ पे चौथी वेव बनाई। सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे बेसिकली मैंने 4 वेव्स बनाई। क्या बनाई मैंने यहाँ पे, बेसिकली 4 वेव्स यहाँ पे मैंने बनाई। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एम्पलीट्यूड को वैरी कराना है। जो फ्रीक्वेंसी हमें रखनी है, फ्रीक्वेंसी को हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को हमें सेम रखना है। किसकी फ्रीक्वेंसी, बेसिकली कैरियर सिग्नल, जो कैरियर वेव है या फिर कैरियर सिग्नल है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें सेम रखनी है। ध्यान दीजिएगा। नाउ अगर आप यहाँ तक देखोगे, जो इसका पहला पॉजिटिव साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल में हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी 2 है, क्योंकि 1 और 2 कंप्लीट वेव्स बन रही है। फिर नेक्स्ट जो नेगेटिव साइकिल हमारे पास आ रहा है, इसमें भी हमारे पास कैरियर सिग्नल की ओर ध्यान दीजिए, इसमें भी हमारे पास कितनी है, यहाँ से यहाँ तक एक वेव, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरी वेव। सो अगेन 2 वेव्स यहाँ पे बन रही है हमारे पास। पॉजिटिव साइकिल में 2, नेगेटिव साइकिल में 2, दिस इज पॉजिटिव साइकिल, ये हमारे पास नेगेटिव साइकिल। ध्यान दीजिएगा। नाउ जो आप बेसिकली यहाँ पे मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाओगे, ध्यान दीजिएगा, जो आप मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाओगे, जो आप मॉड्यूलेटेड या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बनाओगे, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो आप बनाओगे, सो देखिए हमें क्या करना है, हमें बस एम्पलीट्यूड को वैरी कराना है। जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है वो सेम रहेगी, बट एम्पलीट्यूड हमें क्या कराना है, चेंज कराना है। नाउ पहले हमारे पास क्या है, पॉजिटिव साइकिल, देयरफॉर जो एम्पलीट्यूड होगा वो बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जो एम्पलीट्यूड होगा वो बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये वेट ए सेकंड, ये एक वेव, ये दूसरी वेव बनी। नाउ अगर आप देखोगे, जब वेव्स बनी, जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ा। कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना एम्पलीट्यूड, यहाँ पे इतना एम्पलीट्यूड, यहाँ पे अगर आप देखोगे एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। यहाँ पे अगर आप देखोगे, चाहे नीचे पॉजिटिव या फिर ऊपर पॉजिटिव या फिर नीचे नेगेटिव एम्पलीट्यूड, दोनों हमारे पास क्या है, दोनों हमारे पास कांस्टेंट है, दोनों हमारे पास क्या है, दोनों हमारे पास कांस्टेंट है। बट यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ा। देखिए अगर आप देखोगे कैसे बढ़ा, देखिए यहाँ पे इतना एम्पलीट्यूड, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना। नाउ अगर आप इनको ज्वाइन करोगे, इन टॉप पॉइंट्स को अगर आप क्या करोगे, ज्वाइन ऐसे, सो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ा, एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ रहा है, एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ रहा है। उसके बाद बट फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे सिटल, ध्यान दीजिए फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी, यहाँ से यहाँ तक एक वेव, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 वेव। सो जो फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम है, फ्रीक्वेंसी स्टिल सेम, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी सेम है, खाली एम्पलीट्यूड बढ़ा। नाउ इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास नेगेटिव साइकिल है, देयरफॉर जो एम्पलीट्यूड होगा वो डिक्रीज होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा हमारे पास वो डिक्रीज होगा। ये एक वेव, वेट ए सेकंड, ये एक वेव बनी, फिर ये दूसरी वेव बनी, बट ध्यान दीजिएगा एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको जोड़ोगे यहाँ से, देखिए एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, फिर से यहाँ पे इंक्रीज होगा, यहाँ पे डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ से फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा। सो ऐसे हमारे पास क्या बनती है, ऐसे हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बनती है। ऐसे हमारे पास क्या बनती है, ऐसे हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बनती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ऐसे हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बनती है। सो यहाँ पे हमारे पास वैरी क्या हुआ, जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड यहाँ पे वैरी हुआ, एम्पलीट्यूड जो है वो वैरी हुआ, यानी कि ए यहाँ पे वैरी क्या हुआ, एम्पलीट्यूड, यानी कि कहीं पे इंक्रीज हुआ, कहीं पे डिक्रीज हुआ। सो इसी टाइप की मॉड्यूलेशन को हम क्या बोलते हैं, इसी टाइप की मॉड्यूलेशन को हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। एंड ये हमारे पास क्या बनी, मॉड्यूलेटेड या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। सो यही हमारे पास है सिंपल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। नाउ
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो आपने देखा, ये तो आपको समझ में आया होगा कि फ्रीक्वेंसी हम क्या रखते हैं बेसिकली कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं आई, बस जो एम्पलीट्यूड हमारे पास है वो वैरी हुआ। नाउ मॉड्यूलेशन इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ, मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम देखते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारे पास क्या होता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज डिनोटेड बाय म्यू। इट इज़ सिंपली हमारे पास जो हमारे पास मैसेज सिग्नल है, अगर आप देखोगे मैसेज सिग्नल में जो हमारे पास पीक एम्पलीट्यूड है किसका, स्पेशली हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का या फिर मैसेज सिग्नल का, हमारे पास पीक एम्पलीट्यूड ये हम लेंगे AM, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसका हमारे पास क्या है पीक, इट इज़ AC, नेगेटिव में इट इज़ नेगेटिव AC, बस दैट इज़ ओनली फॉर डायरेक्शन, बाकी कुछ नहीं है। सो इन दो का रेशियो अगर हम लेंगे, जो हमारे पास पीक एम्पलीट्यूड है मैसेज सिग्नल का एंड डिवाइडेड बाय, इसका हम रेशियो लेंगे किसके साथ, इसका हम लेंगे पीक एम्पलीट्यूड किसके साथ, पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। सो इसी चीज़ को हम बोलते हैं, सो इसका और इसका रेशियो अगर हम लेंगे, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज नथिंग, इट इज़ बेसिकली द रेशियो ऑफ पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल टू द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। सो ऊपर क्या हमारे पास है, पीक एम्पलीट्यूड या फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, पीक एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, मैं लिखूंगा MS ऑफ मैसेज सिग्नल डिवाइड बाई पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, इसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। एंड जनरली जहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 1, ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, क्योंकि जो AC हमारे पास होगा, AC का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, AC का वैल्यू ज़्यादा होगा AM के कंपैरिजन में, जो AC हमारे पास है उसका वैल्यू ज़्यादा होगा AM के कंपैरिजन में। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में फिक्स करनी है, ये चीज़ आपको अपने दिमाग में क्या करनी है, फिक्स करनी है। देयरफॉर जो हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है, इसका रेंज जो हमारे पास है, इट इज़ बेसिकली 0 to 1, बट इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 1, ये आपको याद रखना है। नाउ ये तो बात की हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स में। यहीं पे आपसे पूछा जाता है कि बैंड विड्थ क्या होती है, बैंड विड्थ की फॉर्मूला या फिर बैंड विड्थ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में किसके बराबर होती है। बट उससे पहले आप याद रखोगे कि जो हमारे पास अपर साइड बैंड विड्थ होती है, अपर साइड या फिर अपर साइड बैंड जो हमारे पास होता है, इट इज़ बेसिकली अपर साइड बैंड हम मानते हैं कि इसको, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है कैरियर वेव की एंड फ्रीक्वेंसी किसकी हमारे पास, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की, इनका समीशन अगर हम लेंगे, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, अपर साइड बैंड या फिर मैसेज सिग्नल मेनली आप मानिए। एंड जो हमारे पास लोअर साइड बैंड होता है, लोअर साइड बैंड में हमारे पास क्या होता है, बेसिकली इनका डिफरेंस हम लेते हैं, बेसिकली इनकी जो फ्रीक्वेंसीज हमारे पास है कैरियर वेव एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की, इनकी डिफरेंस हम लेते हैं, इसको हम बोलते हैं लोअर साइड बैंड, देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि जो बैंड विड्थ हमारे पास है, बैंड विड्थ हमारे पास लाई करती है कहाँ से कहाँ तक, μc माइनस μm तो हमारे पास μc प्लस μm, ये हमारे पास बैंड विड्थ इस रेंज में लाई करती है, इस रेंज में और क्या करती है, लाई करती है। एंड जब बेसिकली इनका डिफरेंस आप यहाँ पे निकालोगे, सो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, μc माइनस μm, यहाँ पे बेसिकली बीच में माइनस, एंड यहाँ से हमारा बनेगा माइनस μc एंड यहाँ से बनेगा हमारा माइनस μm, होगा क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास होगा क्या, वेट ए सेकंड, अच्छा एक प्लस एक माइनस, अच्छा पहले हम इसको रख लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को रख लेते हैं, μc प्लस μm माइनस, यहाँ पे अगर हम करेंगे μc माइनस μm, ध्यान दीजिए, सो दिस विल बिकम माइनस μc एंड माइनस इंटू माइनस क्या होगा हमारे पास, प्लस, दिस विल बिकम μm, होगा क्या हमारे पास μc और μc यहाँ पे जाएगा एंड हमारे पास क्या बचेगा, μm प्लस μm, दैट विल बिकम ट्वाइस μm। इसी चीज़ को हम बेसिकली यहाँ पे बैंड विड्थ के नाम से जानते हैं। सो बैंड विड्थ जो हमारे पास होती है, बैंड विड्थ किसमें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, इट इज़ बेसिकली 2 टाइम्स μm एंड μm जो हमारे पास होती है, इट इज़ बेसिकली ऑडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी, सो या फिर मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी आप भी इसको बोल सकते हो। सो जो बैंड विड्थ बेसिकली यहाँ पे हमारे पास होती है, इट इज़ बेसिकली ट्वाइस ऑडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी, किसमें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। ये भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है।
सो ये हो गई मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात, ये होगी बैंडविड्थ की बात। सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज नथिंग बट जो हमारे पास पीक वैल्यूज हैं, पीक वैल्यूज का रेशियो AM/AC। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। नाउ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या चीज़ होगी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हमारे पास सिंपली वैरी क्या करेगी, वैरी कौन सी चीज़ करेगी, वैरी हमारे पास फ्रीक्वेंसी करेगी। वैरी कौन सी चीज़ करेगी, वैरी हमारे पास फ्रीक्वेंसी करेगी। सो फ्रीक्वेंसी विल वैरी एंड यहाँ से स्पेशली जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास FM सिग्नल की, उसी को हम बेसिकली क्या करेंगे, उसी को बेसिकली हम यहाँ पे चेंज करेंगे, उसी को बेसिकली हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। एंड जो एम्पलीट्यूड या फिर फेज वगैरह होगा वो हमारे पास क्या रहेगा, वो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेगा। नाउ अगर आप डायग्रामेटिकली भी यहाँ पे समझोगे, अगेन वही चीज़, अपर साइकिल दिस इज लोअर साइकिल, ऊपर हमने मैसेज सिग्नल बनाई, नाउ दिस इज कैरियर सिग्नल, फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इनका मिक्सचर। नाउ ये हमारे पास क्या है, मैसेज सिग्नल जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करती है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करती है। दिस इज कैरियर सिग्नल जिसको हम मॉडिफाई करते हैं। फिर लास्ट पे जो दोनों का मिक्सअप होता है दैट इज़ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दैट इज़ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। नाउ ध्यान दीजिएगा, अब इस केस में हमें क्या करना है, जो एम्पलीट्यूड होगा वो तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। लेट अगेन वही चीज़, यहाँ पे हमारे पास एक वेव बनी, यहाँ पे दूसरी वेव बनी, यहाँ पे तीसरी वेव बनी, यहाँ पे लेट चौथी वेव बनी। नाउ इसको आप ये मानिए दिस इज कांस्टेंट लाइन। सो यहाँ पे हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो ऊपर कांस्टेंट है। नाउ सो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इस साइकिल में इट इज़ 2, इस साइकिल में भी फ्रीक्वेंसी जो है इट इज़ 2। लेट दिस इज हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल। नाउ होगा क्या, इस केस में जब दोनों का मिक्सअप होगा एम्पलीट्यूड विल रिमेन सेम, एम्पलीट्यूड विल रिमेन सेम। वेट ए सेकंड, जो एम्पलीट्यूड होगा वो सेम होगा बट फ्रीक्वेंसी विल चेंज, फ्रीक्वेंसी विल चेंज, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, पहले हमारे पास पॉजिटिव साइकिल, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी, फिर नेगेटिव साइकिल, इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिक्रीज होगी। टोटल फ्रीक्वेंसी लेट हमारे पास कितनी है, 4। सो इसको हमें एडजस्ट करना है। नाउ ध्यान दीजिएगा, एम्पलीट्यूड सेम, 2 वेव्स यहाँ तक बनी, ये बनी दूसरी वेव, ये बनी हमारे पास तीसरी वेव। सो फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हुई। नाउ 3 वेव्स तो हमने इस पोर्शन में बनाई, 3 वेव्स, अब हमारे पास एक वेव बची है, अब हमारे पास क्या बची है, एक वेव, बट उसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए। सो ध्यान दीजिए, आपसे डायग्राम भी पूछी जा सकती है, बताइए ये आपसे जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो दी जाएगी आपको, आपको बताएंगे बताइए ये किस टाइप की मॉड्यूलेशन हमारे पास है। सो अगर आप देखोगे इस साइकिल में जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ 1 एंड टोटल हमारे पास अगेन निकल के आई है 4। सो अगर आप देखोगे जो एम्पलीट्यूड हमारे पास है, एम्पलीट्यूड इज स्टिल कॉन्स्टेंट, एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट, बट फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी कर रही है किसकी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यहाँ पे जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बनी उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी कर रही है, बट किसकी वेरी कर रही है, कैरियर सिग्नल की वेरी कर रही है। समझ में आया होगा। सो इस पोर्शन में हमारे पास क्या हुई, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई एंड इस पोर्शन में हमारे पास क्या हो, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये जो साइकिल है दिस इज नेगेटिव साइकिल। समझ में आ रहा होगा। इसी चीज़ को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसी चीज़ को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नाउ अगर मैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करूँ, यहाँ पे जो बैंडविड्थ होती है काफ़ी हाई होती है एंड कितनी होती है, डायरेक्ट इक्वेशन आपको याद रखें। यहाँ पे जो बैंडविड्थ होती है इट इज़ बेसिकली, याद रखिएगा, इट इज़ 2 टाइम्स डेल्टा एफ प्लस यहाँ पे एफ एम। अब डेल्टा एफ क्या हमारे पास है एंड एफ एम क्या हमारे पास है, इट इज़ सिंपली, डेल्टा एफ की अगर मैं बात करूँ इट इज़ पीक फ्रीक्वेंसी डीविएशन, पीक फ्रीक्वेंसी डीविएशन, जो पीक फ्रीक्वेंसी डीविएशन आ रहा है यानी कि बड़ी एंड सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी एंड सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, उनमें जो डीविएशन आ रही है वो, एंड
एफ एम जो हमारे पास है, एफ बड़ा एम छोटा, इट इज़ बेसिकली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो इट इज़ बेसिकली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास। सो ऐसे हम क्या निकालते हैं, ऐसे हम यहाँ पे बैंडविड्थ निकालते हैं। किस में? ऐसे हम बैंडविड्थ निकालते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। डायरेक्ट इक्वेशन आपको याद रखनी है, अदरवाइज इसको डिराइव भी करना होता है हमें, बस आपको इक्वेशन डायरेक्ट याद रखनी है। सो ये हो गई बात किसकी, हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। नाउ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की काफ़ी एडवांटेजेस होती हैं। और हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पहली बात जो हमारे पास एफएम है यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसमें जो नॉइस हमारे पास होती है, नॉइस को हम इजीली रिड्यूस कर सकते हैं, नॉइस को हम इजीली कम कर सकते हैं, क्योंकि हम इजीली यहाँ पे एम्पलीट्यूड के पैरामीटर्स हैं, इनको चेंज कर सकते हैं, देयरफॉर नॉइस हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो एफएम हमारे पास होता है, ये हमारे पास हाईली एफिशिएंट होता है, हाईली एफिशिएंट होता है। अच्छा, हर एक ट्रांसमिशन के लिए, जितने भी ट्रांसमिशन हमारे पास हैं, हर एक के लिए ये क्या होता है, हमारे पास हाईली एफिशिएंट होता है। नाउ इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। नाउ डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं, पहली बात जो हमारे पास बैंडविड्थ है, ऊपर मैंने आपको लिखा है बैंडविड्थ। अच्छा किधर गया बैंडविड्थ की इक्वेशन, 2 डेल एफ प्लस एफ एम। आप इसको बोलोगे ये जो बैंडविड्थ होती है, इट इज़ क्वाइट हाई, काफ़ी हाई होती है, या फिर ऐसे लिखना, इट इज़ वेरी हाई एज कंपेयर टू हमारे पास जो ए एम होता है, दैट इज़ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। उसके कंपैरिजन में जो बैंड विड्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। एंड जो एफ एम में हमारे पास बैंड विड्थ बी में लिखूंगा, इट इज़ बेसिकली ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, इट इज़ बेसिकली ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, यहाँ हम लिखेंगे इट इज़ इक्वल टू 10 टाइम्स ए एम में जो बैंडविड्थ होगी उसके ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ये हमारे पास होता है। किसमें? हमारे पास एफ एम मॉड्यूलेशन में। सो एफ एम में हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो हमारे पास बैंडविड्थ होती है, इट इज़ ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ए एम। सो उसके कारण हमारे पास क्या होता है, उसके कारण हमारे पास जो चैनल हमें बनानी होती है, चैनल जो हमारे पास बनानी होती है, चैनल हमें काफ़ी ज़्यादा वाइड बनानी पड़ती है। जो चैनल की रिक्वायरमेंट हमारे पास होती है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, वो हमें काफ़ी ज़्यादा वाइड बनानी पड़ती है वो हमें काफ़ी ज़्यादा वाइड बनानी पड़ती है। सो वाइड चैनल इज रिक्वायर्ड। सो हमें जो चैनल बनानी पड़ेगी वो इस केस में देयरफॉर वाइड बनानी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो एफएम हमारे पास होता है, इसमें जो रिसेप्शन पोर्शन की अगर हम बात करें, स्पेशली रिसेप्शन एरिया जो हमारे पास होता है, ये बेसिकली स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू एएम। एंड अगेन एफ एम में हमारे पास जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, इक्विपमेंट्स की अगर मैं बात करूं, वो हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली कम्प्लेक्स इक्विपमेंट्स। वो हमारे पास क्या होते हैं, कम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लिकेटेड। सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस। सो ये डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या क्या, एफएम में हमारे पास जो बैंड विड्थ होती है वो काफ़ी हाई होती है, उसके कारण हमें वाइड चैनल बनानी पड़ती है। सो ध्यान दीजिए, सो एफएम में बैंड विड्थ हाई, सो बी हमारे पास क्या है, वेरी हाई, उसके कारण वाइड चैनल बनानी पड़ती है, खर्चा ज़्यादा लगेगा। फिर एफएम रिसेप्शन की अगर मैं बात करूँ, एफएम में जो रिसेप्शन एरिया होता है वो स्मॉल होता है। एंड इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें, कम्प्लेक्स होता है। सो ये ज़्यादा कॉस्टली होता है किसके कंपेरिजन में, एएम के कंपेरिजन में। एंड एडवांटेज की अगर हम बात करें, नॉइस काफ़ी कम होती है या फिर रिड्यूस्ड होती है, एंड ये हाईली एफिशिएंट होता है। ये हमारे पास क्या होता है, हाईली एफिशिएंट होता है। अगर आपने रेडियो में देखा भी होगा, एएम हमारे पास एएम होता है, हमारे पास एफएम आता है, या फिर अगर आपको याद होगा शॉर्ट वेव या फिर मीडियम वेव आप बोलते थे। सो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट, अच्छा यहीं पे हम बात करेंगे टेलीविज़न। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है स्पेशली टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट के ऊपर। आपसे पूछा जाएगा, बताइए जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट हमारे पास होता है, टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट में हम किसका यूज़ करते हैं, एएम का या फिर एफएम का। सो याद रखिएगा, टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट में हम दोनों का यूज़ करते हैं, चाहे हमारे पास एएम हो या फिर एफएम हो, इन दोनों का हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें बेसिकली यहाँ पे एफएम की, बेसिकली एफएम क्या करता है, जो हमारे पास वॉइस सिग्नल होती है, वॉइस सिग्नल हम बेसिकली इसके थ्रू डन करते हैं, किसके थ्रू, एफएम के थ्रू। एंड जो वीडियो सिग्नल हमारे पास है वो यहाँ से हमारे पास डन होती है। सो ऐसे हमारे पास क्या होती है, जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट होता है, इन दो चीज़ों में मिल के या फिर इन दो चीज़ों का मिल के बना होता है हमारे पास एएम एंड एफएम का। सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट में हमारे पास दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट में हमारे पास दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, जो हमारे पास
मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे सिंपल ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा या फिर क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मॉड्यूलेशन इंडेक्स के ऊपर। आपको बेसिकली मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना होगा। मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारे पास क्या है, बेसिकली पीक एम्पलीट्यूड का रेशियो, बट ऊपर कौन सा मैसेज डिवाइड बाई नीचे कौन सा यहाँ पे कैरियर का। सो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है, या फिर इसको हम मॉड्यूलेटिंग भी बोलते हैं। एंड आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ दिए जाएंगे, ध्यान में रखना, आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ दिए जाएंगे एग्जाम में हमेशा। फॉर एग्जांपल आपको बोला जाएगा जो AM हमारे पास है, जो इसका वैल्यू हमारे पास है इट इज़ लेट 15, आपको वोल्ट में भी दे सकता है। अच्छा, जो पीक वैल्यू है किसका, AC का, लेट इट इज़ हमारे पास 30 वोल्ट। सो उस केस में आप म्यू निकालोगे सिंपली 15/30। सो ये आपका बेसिकली कितना निकल के आएगा, 1/2। 1/2 हो गया हमारा कितना, 0.5, क्योंकि ये इंडेक्स है, इसका कोई भी यूनिट हमारे पास नहीं होगा, इसका कोई भी हमारे पास यूनिट नहीं होगा। वहाँ पे आप ये नहीं देखना कि एम्पलीट्यूड मीटर में है, वहाँ पे आपको बेसिकली वोल्टेज के टर्म्स में भी दे सकता है, या फिर कहीं पे करंट के टर्म्स में। ज़्यादातर आपको वोल्टेज के टर्म्स में ही देगा, ज़्यादातर आपको क्या देगा, ज़्यादातर आपको वोल्टेज के टर्म्स में ही देगा। आपको बोलेगा पीक वोल्टेज, क्या बोलेगा आपको, पीक वोल्टेज किस में, कैरियर वेव में। फिर आपको बोलेगा पीक वोल्टेज किस में, जो मॉड्यूलेटिंग वेव है उसमें इतना है। सो आपको बेसिकली म्यू निकालना होगा। इट इज़ ईजी वे, आप कर सकते हो। एंड अगर आपको पूछे अपर बैंड विड्थ, ध्यान दीजिएगा, अपर साइड बैंड, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड, इसमें हमेशा याद रखना, इसमें आप एड अप करोगे एंड इसमें क्या करोगे, इसमें आप डिफरेंस करोगे। ये छोटे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर, ध्यान में रखना, फॉर्मूला को नहीं बोलना। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाउ प्रोपगेशन की अगर हम बात करें, प्रोपगेशन मतलब एक दूसरे से हम एक जगह से हमें क्या करना है, दूसरी जगह पहुंचाना है, यानी कि हमें सेंडर टू रिसीवर इसको पहुंचाना है। हमें क्या करना है, हमें सेंडर टू रिसीवर, या फिर सेंडर, या फिर आप बोलिए ट्रांसमीटर टू रिसीवर, हमें क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन को कैरी करना है, इस इंफॉर्मेशन को कैरी करना है। सो या फिर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यहाँ से यहाँ तक चलाना है। सो कैसे हम करेंगे, इनका प्रोपगेशन कैसे होता है। सो इनका प्रोपगेशन हमारे पास 4 तरीकों का होता है। हमारे पास इनका जो प्रोपगेशन है वो 4 तरीकों से होता है। पहले हमारे पास ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, या फिर इसको हम सरफेस वेव प्रोपगेशन भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम सरफेस वेव प्रोपगेशन भी हम बोलते हैं। दूसरा हमारे पास स्काई वेव प्रोपगेशन, दूसरा हमारे पास स्काई वेव प्रोपगेशन, जिसको हम आयोनो स्फेरिक प्रोपगेशन भी बोलते हैं। तीसरा हमारे पास स्पेस वेव प्रोपगेशन, जिसको हम ट्रोपोस्फेरिक कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, या फिर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन भी इसको हम बोलते हैं। एंड लास्ट हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सो ये 4 बेसिक कम्युनिकेशन या फिर मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन हमारे पास होते हैं। क्या क्या, सो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, जिसको हम सरफेस वेव प्रोपगेशन बोलते हैं। स्काई वेव प्रोपगेशन, जिसको हम आयोनोस्फीयर प्रोपगेशन बोलते हैं। फिर स्पेस वेव प्रोपगेशन, जिसको हम ट्रोपोस्फेरिक या फिर लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन भी बोलते हैं, या फिर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। लास्ट में हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन। नाउ ग्राउंड वेव प्रोपगेशन की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में हमारे पास होता क्या है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है अर्थ हमारी, लट ये मैंने अर्थ बनाई, आप इसको मानिए अर्थ हमारे पास। एंड यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास है एंटीना, एक एंटीना यहाँ पे एंड एक एंटीना लेट यहाँ पे। दिस इज हमारे पास एंटीना एंड लेट ये हमारे पास क्या है, ट्रांसमिटिंग एंटीना। एंड ये हमारे पास क्या है, दिस इज रिसीविंग एंटीना, दिस इज हमारे पास रिसीविंग एंटीना। अच्छा, ये जो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन होता है, इसमें जो प्रोपगेशन होता है, या फिर जो इसमें बेसिकली हम ट्रांसमिशन करते हैं, किससे, ट्रांसमीटर से कहाँ तक हमारे पास वेव जाएगी, हमारे पास वेव जाएगी रिसीवर तक, जो हमारे पास रिसीविंग एंटीना है। ये जो वेव्स हमारे पास जाती हैं, या जो ये जो प्रोपगेशन हमारे पास होता है, इट इज़ वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मानिए, ये जो प्रोपगेशन होता है इट इज़ वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ। आप ये मानिए कि बिल्कुल सरफेस ऑफ अर्थ से होकर जा रही है ये हमारे पास। सो जो वेव हमारे पास जाती है वो जाती है वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ। सो वेव जो होती है हमारे पास, इस केस में वेव होती है वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ।
किस केस में? ग्राउंड वेव। इसलिए इसको ग्राउंड वेव, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बिल्कुल ये ग्राउंड से होकर जाती है। एंड अगर ये ग्राउंड से होकर जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो अर्थ हमारे पास है उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है एंड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं अर्थ के कारण क्रिएट, सो उसके कारण क्या होगा, एनर्जी जो होगी वो एब्जॉर्ब करेगी अर्थ यहाँ पे। देयरफॉर यहाँ पे जो इस केस में जो प्रोपागेशन होगा, आप ये बोलोगे कि इस केस में जो प्रोपागेशन होगा या फिर सिग्नल ट्रांसमिशन होगा वो काफ़ी वीक होगा। वीक क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हाई लॉसेस होंगे, हाई लॉसेस होंगे, क्योंकि यहाँ से अर्थ हमारे पास है, यहाँ से हाई लॉसेस होंगे। अर्थ क्या करेगा? अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये क्या करेगा? ये उन सिग्नल्स को बेसिकली क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा एंड हमारे पास जो सिग्नल ट्रांसमिशन है वो वीक हो जाएगा एंड यहाँ पे हाई लॉसेस होकर करेंगे। किसमें? ग्राउंड वेव प्रोपागेशन में। देयरफॉर क्या आप ग्राउंड वेव प्रोपागेशन ज़्यादा रेंज के लिए यूज़ करोगे? नहीं। जो हमारे पास ग्राउंड वेव प्रोपागेशन है इसको हम सूटेबल रखेंगे किन के लिए? शॉर्टर रेंज के लिए। अगर हमें छोटी डिस्टेंस में क्या करना है, छोटी डिस्टेंस में हमें ट्रांसमिशन करना है फ्रॉम, हमें इंफॉर्मेशन कैरी करनी है ट्रांसमीटर टू रिसीवर ओवर शॉर्टर डिस्टेंस या फिर ओवर शॉर्टर रेंज, उस केस में हम ग्राउंड वेव प्रोपागेशन का यूज़ करेंगे। उस केस में हम क्या करेंगे? ग्राउंड वेव प्रोपागेशन का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो भी लो होंगी। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हैं। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो लो होंगी। अच्छा, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होती है इट इज़ बेसिकली 500, ध्यान दीजिएगा, 500 किलो हर्ट्ज़ टू 1500 किलो हर्ट्ज़। वैल्यूज आपको याद रखनी, इट इज़ 500 टू 1500 किलो हर्ट्ज़। एंड अभी मैंने आपको बोला कि हम इसको किसके लिए यूज़ करेंगे? शॉर्ट रेंज के लिए। देयरफॉर जो हमारे पास लोकल बैंड ब्रॉडकास्टिंग होती है या फिर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है उन्हीं के लिए यूज़ करेंगे, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं मीडियम वेव। मीडियम वेव श्रीनगर, मीडियम वेव जम्मू। सो इसके लिए हम क्या करेंगे बेसिकली, यानी कि शॉर्ट रेंज के लिए हम इनका यूज़ करेंगे। देयरफॉर जो मीडियम वेव हमारे पास होता है यानी कि लोकल ब्रॉडकास्ट हमारे पास होता है, इसी में किस प्रोपागेशन का हम यूज़ करेंगे? इसी में ग्राउंड वेव प्रोपागेशन का हम यूज़ करेंगे। याद रखिएगा, दिस इज ऑल अबाउट ग्राउंड वेव प्रोपागेशन। ऐसे आप पॉइंट्स में याद रख सकते हो। समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्काई वेव कम्युनिकेशन या फिर स्काई वेव प्रोपागेशन। स्काई वेव प्रोपागेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं? आयोनोस्फेरिक प्रोपागेशन। आयोनोस्फेरिक प्रोपागेशन, आयोनोस्फेरिक प्रोपागेशन। नाउ अब ये जो मोड होता है हमारे पास, इसमें जो रेज ट्रांसमिट होती हैं वो बेसिकली कहाँ से ट्रांसमिट होंगी? ट्रांसमिटिंग एंटीना से। कहाँ? अच्छा ध्यान दीजिए, पहले हम डायग्राम बनाते हैं। पहले हम क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे। ध्यान दीजिए, ये मैंने एंटीना बनाया, एक और एंटीना बनाया। ये कौन सा एंटीना? ट्रांसमिटिंग एंटीना। दिस इज रिसीविंग एंटीना। नाउ ध्यान दीजिएगा, ऊपर मैं एक लेयर बना रहा हूँ। नाउ अर्थ एटमॉस्फेयर आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है उसको एक बार पढ़ के जाना। कहाँ पे? इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। ये हमारे पास क्या है? आयोनोस्फीयर। ये हमारे पास क्या है? आयोनोस्फीयर। ये हमारे पास क्या है? आयोनोस्फीयर। नाउ ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास ये इस टाइप का कम्युनिकेशन होता है या फिर इस टाइप का प्रोपगेशन होता है, कौन सा? स्काई वेव प्रोपगेशन या फिर आयोनोस्फेरिक प्रोपगेशन। इसमें जो हमारे पास रेज होती हैं जो ट्रांसमीटर से निकलती हैं वो पहले किधर की ओर जाती हैं? वो आयोनोस्फीयर में जाती हैं। जैसे ही वो आयोनोस्फीयर को हिट करती हैं वो वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं एंड फिर वो जहाँ तक जाएंगी वहाँ बेसिकली हम क्या करेंगे? वहीं से हम बेसिकली एक रिसीविंग एंटीना को वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, वहाँ पे बनाएंगे एंड वहाँ से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो रिसीव होगी। सो देयरफॉर इस केस में आप बोलोगे कि रेज जो है वो किधर जाती हैं? वो जाती हैं, वो रीच आउट करती हैं आयोनोस्फीयर में। जो वेव्स होती हैं, वेव्स किधर जाती हैं या फिर वो किधर रीच आउट करती हैं? वो आयोनोस्फीयर तक रीच आउट करती हैं। फिर आयोनोस्फीयर से क्या होगा? इन वेव्स की रिफ्लेक्शन बैक होंगी, रिफ्लेक्शन बैक होगी एंड ये वापस आएंगी किधर? रिसीविंग एंटीना में। किधर आएंगी? वापस रिसीविंग एंटीना में। बताइए, अब आप खुद ध्यान दीजिए, दिमाग खुद से लगाइए इसको कंपेयर करके। जो प्रोपगेशन होगा यहाँ पे बताइए किस टाइप का प्रोपगेशन होगा? वीक या फिर स्ट्रॉन्ग? यहाँ पे जो प्रोपगेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा।
प्रोपगेशन यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे लॉसेस हाई होंगे क्या या फिर लेस। सो यहाँ पे जो लॉसेस होंगे दे विल बी लेस लॉसेस, यहाँ पे लेस लॉसेस होकर करेंगे। अच्छा, फिर बताइए जो रेंज होगा, यहाँ पे शॉर्टर रेंज हमारे पास था, यहाँ पे कौन सा रेंज होगा, यहाँ पे आप बोलोगे हाई रेंज के लिए हमारे पास इस टाइप के प्रोपगेशन का हम यूज़ करेंगे, हाई रेंज के लिए, बेसिकली हाई रेंज के लिए यूज़ करेंगे। एंड देयरफॉर यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपको याद भी रखना है, फ्रीक्वेंसी का रेंज जो हमारे पास होता है इट इज़ 1700 किलो हर्ट्ज टू 40 मेगा हर्ट्ज, 40 मेगा हर्ट्ज। एंड 1 मेगा हर्ट हमारे पास कितना होता है, 1 मेगा हर्ट्ज हमारे पास होता है 10⁻6 हर्ट्ज। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई, किलो हर्ट्स में आप 10⁻3 मल्टीपल करते हो, बाकी कुछ नहीं। नाउ मेगा हर्ट्स में 10⁻6 आप मल्टीपल करते हो। सो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली स्काई वेव कम्युनिकेशन या फिर प्रोपगेशन या फिर आयोनोस्फेरिक प्रोपगेशन। सो इसमें वेव्स जो होती हैं वो आयोनोस्फीयर तक जाती हैं, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर रिसीविंग एंटीना में जाती हैं। प्रोपगेशन जो होगा यहाँ पे दैट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे अर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का इंपैक्ट नहीं होगा, देयरफॉर लेस लॉस होकर करेंगे। एंड हाई रेंज के लिए हमारे पास ये यूज़ होगा, हाई रेंज के लिए हमारे पास ये यूज़ होगा। इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो टर्म्स यूज़ होती हैं, वन इज क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एंड अनदर इज स्किप डिस्टेंस। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूँ, जो हमारे पास स्काई वेव प्रोपगेशन होता है, इसमें जो हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है इट इज़ बेसिकली दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी, बेसिकली रेडियो वेव की, जो कि रिफ्लेक्ट बैक होगी कहाँ से, आयोनोस्फीयर से। इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। सो सिंपली याद रखिएगा इट इज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, इट इज़ बेसिकली 40 मेगाहर्ट्ज, यानी कि वो वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 40 मेगाहर्ट्ज की होगी उसी को हम, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे यहाँ पे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। एंड इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होती है एफ सी या फिर न्यू सी, whatever you will call it, न्यू सी या फिर एफ सी। इट इज़ बेसिकली 9 इंटू एन मैक्स रेज़ो टू पावर 1/2, या फिर रेज़ो टू पावर मतलब अंडर रूट, ऐसे भी आपको दे सकता है, अंडर रूट एन मैक्स। सो 9 इंटू अंडर रूट एन मैक्स, वायर हमारे पास जो एन है इट इज़ बेसिकली नंबर डेंसिटी, यानी कि मैक्सिमम नंबर डेंसिटी आपको लेनी है। इट इज़ बेसिकली नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी मतलब बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई वॉल्यूम। सो इट इज़ बेसिकली नंबर डेंसिटी यहाँ पे। सो बेसिकली आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास होती है आयोनोस्फीयरिक प्रोपगेशन में या फिर स्काई वेव प्रोपगेशन में वो इतनी होती है 9 इंटू अंडर रूट एन मैक्स। एक और टर्म यहाँ पे यूज़ होती है दैट इज़ नोन एज स्किप डिस्टेंस, एक और टर्म यहाँ पे यूज़ होती है दैट इज़ नोन एज स्किप डिस्टेंस। स्किप डिस्टेंस की अगर हम बात करें इट इज़ बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, स्किप डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक, ट्रांसमीटर टू रिसीवर, जिसमें बेसिकली क्या हो, जिसमें हमारे पास रिफ्लेक्शन होगी एंड जहाँ से हम बेसिकली क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन को रिसीव कर पाएंगे रिसीविंग एंटीना से। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ट्रांसमिटिंग एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना। एंड ध्यान दीजिए यहाँ से हमारे पास क्या गई, यहाँ से हमारे पास ये गई रे हमारे पास। अब ऐसे भी यहाँ पे रे जा सकती है या फिर कुछ रेस ऐसे यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकती हैं, रिसीव, कुछ ऐसे यहाँ पे रिसीव हो सकती हैं। सो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हमारे पास है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हमारे पास है, जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस हमारे पास है, कहाँ से कहाँ तक, ट्रांसमीटर टू रिसीवर, इट इज़ हॉरिजॉन्टली आप इसको निकालोगे। ये जो डिस्टेंस आप निकालोगे यू विल कैलकुलेट इट हॉरिजॉन्टली। ये जो डिस्टेंस हमारे पास है शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक, ट्रांसमीटर टू रिसीवर, बट बेसिकली आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव फ्रॉम कहाँ से, आयोनोस्फीयर से। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्किप डिस्टेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट स्काई वेव कम्युनिकेशन। सो स्काई वेव कम्युनिकेशन में आपने ये पॉइंट्स देखे, फिर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एंड स्किप डिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे स्पेस वेव कम्युनिकेशन, स्पेस वेव कम्युनिकेशन। नाउ स्पेस वेव कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, स्पेस वेव कम्युनिकेशन में ध्यान दीजिए, पहले अगेन डायग्राम से ही हम समझेंगे।
ये यहाँ पे हमने एंटीना बनाया। नाउ जो हमारे पास स्पेस वेव कम्युनिकेशन या फिर स्पेस वेव प्रोपगेशन होता है, इसको हम ट्रोपोस्फेरिक प्रोपगेशन भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। या फिर इसी को हम लाइन ऑफ साइट LOS लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब एक स्ट्रेट लाइन में। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ साइट का मतलब हमारे पास होता है एक स्ट्रेट लाइन में, मीनिंग यहाँ से हमारे पास रे जाएगी एक स्ट्रेट लाइन में एंड यहाँ से रही होगी, दिस इज ट्रांसमीटर एंड दिस इज रिसीवर। इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं स्पेस वेव कम्युनिकेशन या फिर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन या फिर ट्रोपोस्फेरिक वेव प्रोपगेशन या फिर कम्युनिकेशन, वट एवर यू विल कॉल इट। सो सिंपल, इसमें ज़्यादा लिखने की नीड नहीं है, बस इसमें इतना आपको याद रखना है कि जो हमारे पास रेज होती हैं या फिर वेव्स होती हैं वो स्ट्रेटली या फिर डायरेक्टली ट्रेवल करती है ट्रांसमीटर टू रिसीवर इन ए स्ट्रेट लाइन। बस स्ट्रेट लाइन आपको दिमाग में फिक्स करके रखनी है, इन ए स्ट्रेट लाइन। एंड इस टाइप के प्रोपगेशन को हम बोलते हैं स्पेस वेव प्रोपगेशन या फिर ट्रोपोस्फेरिक या फिर लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। नाउ फ्रीक्वेंसी रेंज की अगर हम बात करें, जो फ्रीक्वेंसी रेंज इसमें होता है, इट इज़ बेसिकली अगेन वेरी हाई, इट इज़ 54 मेगाहर्ट्ज टू 4.2 गीगाहर्ट्ज। 4.2 गीगाहर्ट्ज, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज होता है किसमें, स्पेस वेव कम्युनिकेशन के केस में, स्पेस वेव कम्युनिकेशन के केस में हमारे पास। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। नाउ सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आपको बेसिकली ये तो ऑलमोस्ट अब हर एक बंदे को पता होती है कि सैटेलाइट हमारे पास होती क्या है। सो हमारे पास जो अर्थ हमारे पास होती है, हमारे पास अर्थ में एक स्टेशन बनाया जाता है, दिस इज हमारी अर्थ। आप इसको अर्थ, चलिए इसको हम फ्लैट मान के चलेंगे छोटी डिस्टेंस के लिए। ये हमारे पास अर्थ में एक स्टेशन, ये दूसरा स्टेशन, एंड ये हमारे पास क्या होगा, ट्रांसमिटिंग स्टेशन, दिस इज रिसीविंग स्टेशन। एंड यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या होगी, सैटेलाइट। अगेन मैंने आपको बोला कि आप जो हमारे पास इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में अच्छे से पढ़ के आइएगा, किसको, जो हमारे पास अर्थ एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे डिफरेंट लेयर्स हमारे पास हैं, उसको पढ़ के आइएगा कि सैटेलाइट कहाँ पे हमारे पास होती हैं। अच्छा, जो रेडियो कम्युनिकेशन हमारे पास होता है किस हमारे पास रेंज में होता है, ये सब आप वहाँ से पढ़ के आइएगा। ऑलरेडी अगर मैंने भी ये सब चीज़ें ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो। नाउ देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास ट्रांसमिटिंग स्टेशन होता है, जो हमारे पास ट्रांसमिटिंग स्टेशन होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है डिश टीवी या फिर कुछ और। यहाँ पे हमारे पास है रिसीवर, यहाँ पे हमारे पास क्या लगा होगा, रिसीवर, एंड यहाँ से हमारे पास होंगे यूजर्स। यहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन जाएगी जो बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी होगी, जो कि हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी होगी, या फिर इसी को हम बोलते हैं अपलिंक। यहाँ से हमारे अपलिंक जाएगी एंड यहाँ से हमारे पास डाउनलिंक आएगी एंड यहाँ से जो कि हमारे पास बेसिकली क्या होगी, लो फ्रीक्वेंसी। सो ऐसे हमारे पास क्या है, ऐसे हमारे पास सैटेलाइट करता है। सो ये हमारे पास उस मोड का कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे ट्रांसमीटर टू रिसीवर जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो वाया सैटेलाइट जाती है। एंड सैटेलाइट में बेसिकली हम कौन सी सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं, हम बेसिकली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं। कौन सी सैटेलाइट्स का, जियो स्टेशनरी। 11th फिजिक्स में स्पेशली जो हमारे पास ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है, वहाँ पे हम बेसिकली सैटेलाइट्स को पढ़ते हैं, स्पेशली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, वहाँ पे हम इनको अच्छे से और स्टडी करते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, स्पेशली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वहाँ पे हम देखते हैं। नाउ ये जो सैटेलाइट होती है जनरली यूज, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है। जियो स्टेशनरी मतलब जो नीचे से यूज़र होगा, यहाँ पे यूज़र होगा या फिर यहाँ पे यूज़र होगा, उसको अपीयर करेगा कि ये जो सैटेलाइट हमारे पास है ऊपर यानी कि एटमॉस्फेयर में, ये क्या है, ये है स्टैटिक, यानी कि जो ऑब्जर्वर हमारे पास है नीचे, या फिर मैं हूँ, आप हो, आपको ये अपीयर क्या होगी, आपको ये अपीयर होगी स्टैटिक, इसलिए इसको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। एंड ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि मिनिमम कितनी आपको रिक्वायरमेंट होती है फॉर एफिशिएंट सैटेलाइट कम्युनिकेशन। मिनिमम जो इनका नंबर होता है दैट इज़ 3, यानी कि 3 नंबर। एंड इनके बीच जो एंगल हमारे पास होता है, यानी कि एक दूसरे से ये किस एंगल पे होते हैं, इट इज़ 120 डिग्री, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो मिनिमम 3 यानी कि 3 नंबर की आपको रिक्वायर होगी, कौन, सैटेलाइट्स। एंड
उनकी जो बेसिकली उनमें आपस में जो किस एंगल्स पे ये तीनों होती हैं, ये आपस में 120 डिग्रीज पे होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सो ऐसे आपका जो प्रोपगेशन है वो भी ख़त्म होता है। नाउ बेसिकली लास्ट टॉपिक यहाँ पे हम देखेंगे, दैट इज़ बेसिकली हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। ट्रांसमिटिंग एंटीना, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। नाउ अगर हम जनरल हाइट की बात करें, फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, ये हमारी अर्थ है यहाँ पे, एंड लेट मैंने यहाँ पे कोई एंटीना कंस्ट्रक्ट किया। मैंने यहाँ पे क्या किया, एंटीना की कंस्ट्रक्ट किया। ये है एंटीना की हाइट, या फिर इतना ही आप छोड़िए, ये है एंटीना, ये है इसकी हाइट। यहाँ पे दिस इज दी एंटीना, ये है इसकी हाइट। नाउ ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो बेसिकली हमारे पास लेट ये जो पॉइंट है एंड लेट ये जो पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ट्रांसमीटर होगा, एंड लेट यहाँ से हमारे पास क्या होगा। चलिए छोड़िए, अच्छा छोड़िए इन चीज़ों को, वेट ए सेकंड। नाउ ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो एंटीना मेरे पास है ये मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। ये जो एंटीना है ये मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। नाउ बेसिकली पहले हम क्या करेंगे, पहले बेसिकली हम इसका रेंज निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइट, विद द हेल्प ऑफ हाइट। नाउ देखिए, यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि हमारे पास जो अर्थ होती है, लेट अगर ये हमारी अर्थ है, यहाँ से जो अर्थ हमारे पास होती है उसका जो रेडियस होता है, जो अर्थ हमारे पास होती है उसका जो रेडियस होता है वो हमारे पास कितना होता है। इट इज़ बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 6400 किलोमीटर। ये जनरली हम कितना लेते हैं, 6400 किलोमीटर। अच्छा, अगर हमें इस एंटीना जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है इसका रेंज हमें निकालना है, इसका रेंज। नाउ रेंज जो हमारे पास होगा वो बेसिकली किसके टर्म्स में हम निकालेंगे, डिस्टेंस के टर्म्स में। वो जो रेंज हमारे पास होगा वो हम डिस्टेंस के टर्म्स में निकालेंगे, यानी कि इस साइड भी रेंज होगा, इस साइड भी रेंज होगा, यानी कि दैट इज़ डी। नाउ यही डी जो हमारे पास होता है, बाय यूजिंग सिंपल जियोमेट्री, इस डी को हम निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं रेंज, रेंज ऑफ एंटीना, जो कि हम निकालते हैं बेसिकली यूजिंग दी हाइट ऑफ एंटीना। ये जो रेंज हमारे पास होता है डी, इट इज़ सिंपली इक्वल टू √2RH। इट इज़ सिंपली इक्वल टू, बस आपको फार्मूला याद रखनी है, बस आपको बेसिकली यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, एंड यहाँ से इजीली निकल के आएगी। क्योंकि ये हमारे पास क्या होगा, ये जो हाइपोटेन्यूज होगा दिस विल बी डी स्क्वायर √d² + h²। सो जो हमारे पास डी होता है, जो रेंज होता है एक ट्रांसमिटिंग एंटीना का, जिसकी हाइट हमारे पास h है, ये जो रेंज हमारे पास होता है इट इज़ √2RH। इट इज़ बेसिकली √2RH। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ बेसिकली आपको याद रखनी है। सो रेंज ऑफ एंटीना हमारे पास कितना है, √2RH। सो दिस इज डी इक्वल टू √2RH। नाउ देखिए, अभी हमने स्पेस वेव कम्युनिकेशन देखा। स्पेस वेव में हमने क्या देखा, स्पेस वेव में हमने देखा हमारे पास दो एंटीनास होंगे, हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास दो एंटीनास होंगे। नाउ इस केस में अगेन हम रेंज निकालते हैं, एंड जो हम बेसिकली यहाँ पे रेंज निकालते हैं दो एंटीनास के बीच, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट। उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट। ध्यान दीजिएगा, अब ऐसे भी हमारे पास एंटीना फॉर एग्जांपल अगर छोटे हुए, फॉर एग्जांपल एंटीना हमारे पास छोटे हुए, ये है हमारी अर्थ यहाँ से। नाउ लेट ये जो पॉइंट है, यहाँ से हमारे पास किसका रेंज है, ये हमारे पास है किसका रेंज, ट्रांसमिटिंग एंटीना का रेंज, एंड इसको मैं बोलूँगा dt, यहाँ से यहाँ तक। एंड यहाँ से यहाँ तक मेरे पास किसका रेंज है, ये है बेसिकली किसका, रिसीविंग एंटीना का रेंज। सो dt, एंड इसको मैंने नाम दिया dr, इसको मैंने दिया नाम dr। यानी कि दोनों का रेंज कितना है, dt एंड dr, दोनों का रेंज कितना है, dt एंड dr। एंड इस टोटल, इनके टोटल रेंज को मैं बोलूँगा लेट इट इज़ dm। इनके टोटल रेंज को मैं कंबाइनली क्या बोलूँगा, इट इज़ dm। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट।
मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट, मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट, या फिर LOS में लिखूंगा, मैक्सिमम LOS, मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीना। अच्छा, बट एंटीना की जो हाइट्स हैं दे आर डिफरेंट। इसकी जो हाइट है, ये जो हमारे पास है ये एंटीना लेट यानी कि रिसीविंग एंटीना, इसकी जो हाइट है इट इज़ HR, एंड ये जो हमारे पास ट्रांसमिटिंग एंटीना है इसकी जो हाइट है इट इज़ HT। सो इस केस में हमारे पास जो मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट, या फिर जिसको मैं DM के बराबर लिखूंगा बिटवीन दी टू एंटीनास, ये हमारे पास होता है बेसिकली किसके बराबर। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास जनरल रेंज ऑफ एंटीना निकल के आया, इट इज़ एक एंटीना का रेंज, इट इज़ D इक्वल टू √2RH। नाउ हम दो एंटीनास के बीच में देख रहे हैं, सो इट विल बी बेसिकली √2RH प्लस √2RH। ये तो आपको समझ में आया होगा क्योंकि दो एंटीनास का √2RH एंड √2RH, बट यहाँ पे H डिफरेंट होगा। दिस विल बी HT यानी कि हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, एंड यहाँ से HR हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना। सो ये हमारे पास फॉर्मूला होगी, ये हमारे पास फॉर्मूला होगी। नाउ यहीं पे एक स्पेशल केस बनता है। केस क्या बनता है, अगर दोनों एंटेनास की हाइट सेम होगी, यानी कि हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना HT इज इक्वल टू हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना इट इज इक्वल टू H, लेट इनकी दोनों हाइट को मैं मानूंगा H, यानी कि दोनों में हाइट्स इक्वल हैं। सो उस केस में बताइए जो हमारे पास मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस होगी, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीना, वो कितनी हमारे पास होगी। सो ईजिली आप निकाल पाओगे। सो आप क्या करोगे, दिस विल बी √2R, HT की जगह आपको H लिखना है, फिर √2R की जगह अगेन आप H ही लिखोगे। सो आपको 2 टाइम्स ये इक्वेशन आ रही है, 2 टाइम्स √2RH। सो आप सिंपली लिखोगे इट इज़ 2 टाइम्स √2RH। ये हमारे पास आ रही है डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनास, या फिर रेंज बिटवीन टू एंटीनास। सो इन फार्मूलाज को ध्यान में रखिएगा। सो 3 फार्मूलाज यहाँ पे हमने रेंज या फिर डिस्टेंस के ऊपर देखी, दिस वन, फिर यहाँ पे ये वाली, एंड फिर यहाँ पे ये वाली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक हमारे पास। इसमें जो बाकी पोर्शन है ऑलमोस्ट आकिब सर ने पढ़ाया है, एंड इसमें आपका जो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर एंड IF जो बचता है वो भी वो कवर कराएंगे क्योंकि वो इंटरलिंक्ड है। सो मैं आपका इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं वो वाला टॉपिक कराऊंगा। थैंक यू ऑल।